हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पे। आज हम सब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, जो चैप्टर नंबर अपना 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को। तो त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कोई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, तो ये जहाज कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, इस बात की जानकारी हमें त्रिकोणमिति की सहायता से मिलेगा। अब मान लीजिए कोई एक पहाड़ है। ठीक है, तो पहाड़ की ऊंचाई ऐसा थोड़ू ना मापेंगे, ये तो तिरछी ऊंचाई हो गई। ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई हम यूं मापेंगे एकदम सीधा। तो इस बात की भी जानकारी हमें किसके अंतर्गत आए मिलेगी, त्रिकोणमिति के अंतर्गत। ठीक है, जैसे दो तारा है। ठीक है, दो तारों के बीच की दूरी भी हमें किसके द्वारा पता चलेगा, तो वो त्रिकोणमिति के द्वारा ही पता चलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि त्रिकोणमिति को पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आपको ले चलते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। तो चलिए लिखते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रायगोनोमेट्री। TRIGONOMETRY, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का इंग्लिश नाम। ठीक है, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति ही बोलते हैं। अगर इस शब्द को अलग अलग करके देखा जाए तो ये रहा ट्री, ये रहा कोण, ठीक, और ये रहा मिट्री। ठीक, ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा। ठीक, और इसका मतलब होता है माप। और ये तीनों जो शब्द आप देख पा रहे हैं, ये तीनों शब्द, यह एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। मतलब ये कि हम तीन भुजाओं के माप के बारे में पढ़ेंगे। और आप सब बेहतर जानते हैं कि तीन भुजा किस में होती है, तो तीन भुजा होती है त्रिभुज में। मतलब त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमें त्रिभुज ही पढ़ना है। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या, तो हम यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे, इसके अंतर्गत ठीक है, इसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। मतलब मुख्य रूप से हम त्रिभुज में उसके कोणों और उसके भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें खास करके समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा त्रिकोणमिति का परिचय। अब आगे आते हैं, अगला समकोण त्रिभुज। अभी हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत मुख्य रूप से त्रिभुज के कोनों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी मुख्य रूप से कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज की खास बात क्या है, कोई एक कोण कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री है तो हम उसे बोलेंगे कि वह समकोण त्रिभुज है। चलिए हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं, खींच करके। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे अगर हम इस प्रकार का निशान दिए, इसका मतलब है यहाँ यह 90 डिग्री है। इसका मतलब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और बी के पास 90 डिग्री है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बना हुआ मिले, त्रिभुज कैसे भी बना के दे दे। ठीक है, जैसे ए बी सी। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ ऐसे करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ 90 डिग्री हो गया, मतलब जहां चरखूट जैसा बन गया, समझ लीजिए कि वहां 90 डिग्री है। ठीक है, और बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे ऐसे बना दे ये चरखूट जैसा, इसका मतलब ये 90 डिग्री यहाँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज आपको ऐसा ही दिखे। 90 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है। एक बात और
खास है इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यही, सबसे बड़ी भुजा, ठीक। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो AC हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। और यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ ये वाला हो जाएगा कर्ण। मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने, तो यहाँ ये वाला हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो बाकी जो अन्य दो भुजाएं होती है उसे या तो लंब बोला जाता है या तो आधार। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ हम लंब बोल देते हैं और इसको आधार बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको लंब बोल दे रहे हैं और यहाँ हम इसको आधार बोल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको लंब बोल दे रहे हैं और यहाँ इसको हम आधार बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आधार और लंब के लिए नहीं सोचना है कि कौन आधार होगा कौन लंब होगा, ठीक है। अगर एक कर्ण है मतलब बड़ी भुजा तो कर्ण ही होना है। उसके बाद बाकी जो दो छोटी भुजाएं बनती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण जो 90 डिग्री के सामने होती है। बाकी दो भुजाओं में एक को लंब बोल दीजिए और एक को आधार बोल दीजिए। तो क्या इसके लिए कोई नियम नहीं है कि यही वाला लंब होगा ये वाला आधार होगा? तो समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं चलता। क्या ऐसा हम कभी नहीं जानेंगे कि किसको लंब बोला जाएगा और किसको आधार? बिल्कुल, ये जानना है कि किसको कब लंब बोलना है, कब आधार। इस बात की जानकारी हमें त्रिकोणमिति में मिलेगी। ऐसे समकोण त्रिभुज अगर हम पढ़ेंगे तो वहां हम नहीं बता सकते हैं कि कौन लंब है और कौन आधार है। लेकिन जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इस बात की जानकारी हमें बेहतर होगी कि कौन लंब लंब है और कौन आधार है। ठीक है, देखते हैं आगे आगे आगे। तो ये जो लंब कर्ण आधार है इन तीनों में एक संबंध बनाया गया, इसी को बोला गया पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। एक पाइथागोरस नामक गणितज्ञ, उन्होंने ये अपना नियम दिए। उन्होंने बोला कि जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज में मतलब कर्ण, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब के स्क्वायर, लंब को शॉर्टकट में ल लिख देंगे, और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये बताए उन्होंने सूत्र, ठीक है। और इसी सूत्र को बोला गया पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां से और दो तीन सूत्र लिख दिया जा सकता है। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहां से लिखा जा सकता है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और एक और लिखा जा सकता है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आप बेहतर समीकरण जानते हैं बनाना तो आपके लिए यही सूत्र काफी है। अन्यथा आप तीनों को रट्टा मारिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अभी त्रिकोणमिति में हम नहीं आए, ठीक है। तो हमने समकोण त्रिभुज जान लिया और पाइथागोरस प्रमेय को भी हम जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां से मुख्य रूप से चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात से। चलिए शुरू करते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है इससे पहले हम फिर से समकोण त्रिभुज त्रिभुज पे आते हैं। अब यहाँ पर हम आपको यह क्लियर करना चाहेंगे कि किसे लंब बोला जाएगा और किसे आधार बोला जाएगा। पहले अगर ये हम क्लियर कर लिए तो आगे त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। यहाँ पे दे रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है। पहले आप भुजाओं को लिखना सीखिए और समझना सीखिए, ठीक है। त्रिकोणमिति काफी आसान। आप सब बेहतर जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, ठीक है। अब सवाल इसमें एक और आएगा, थीटा। अब ये थीटा क्या है, इसको जब भी हम ऐसा लिखेंगे तो ये होगा थीटा, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए इस त्रिभुज को आप कहां से देखना चाहेंगे? इस त्रिभुज को आप दो जगह से देखना चाहेंगे, या तो ए से देखना चाहेंगे या तो सी से। आप बी से नहीं देख सकते, ठीक है। फिर से सुनिए, इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज को 90 डिग्री से नहीं देखा जाता है,
ठीक है। देखा जाता है बाकी 90 डिग्री को छोड़कर बाकी जो दो शीर्ष बचे हुए हैं, दो कोण बचा हुआ है, वहां से तो आप बी से मतलब 90 डिग्री तो नहीं देखेंगे इसे, या तो आप सी से देखेंगे या तो आप ए से देखेंगे। नियम यही है। ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए अब ये थीटा क्या है, तो जहां से आप देखेंगे जिस कोण से, जैसे सी पर देख रहे हैं तो सी पर भी तो कोई कोण बन रहा है ना, तो इस कोण को ऐसा मान के चला जाता है कि यह थीटा है। क्या बार बार थीटा ही माना जाता है? नहीं, आप सी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप थीटा की जगह पर अल्फा बीटा गामा जो भी मानना है मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी रह सकता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि आप मान लीजिए सी से देख रहे हैं, सी पे तो कोई कोण बन रहा हो, तो ये जो कोण बन रहा है इसे बोला गया थीटा। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि बार बार थीटा ही हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक कोण के लिए दिया गया है मानने के लिए कि आप मानेंगे थीटा। तो इसमें ना देखने का तरीका, जैसे मान लिया जाए आप इस त्रिभुज को सी से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? सी से। और ये थीटा क्या बताता है? कोण को, कि जहां से आप देख रहे हैं। आप अगर सी से देख रहे हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा लंब होती है। ठीक है, एक पॉइंट आ गया कि हम यहां से लिखेंगे थीटा के सामने वाली भुजा, के सामने वाली भुजा, ठीक है, क्या होती है? लंब। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। ठीक है। थीटा क्या है हम आपको अभी बताएं कि त्रिभुज को आप जहां से देख रहे हैं तो वहां कोई कोण बन रहा होगा ना, उस कोण को थीटा बोला गया। ठीक है। और हम ये भी आपको बताएं कि जरूरी नहीं कि थीटा ही बोला जाए, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर आप सी से देख रहे हैं ना, तो आप सी से देख रहे हैं, इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है। और अगर यही बात अगर आप, तो इसका मतलब है अगर आप ए से देखते तो फिर ये वाला लंब हो जाता। ठीक है। तो अगर ये लंब हो गया तो ये हो गया आधार। ठीक है। आगे बात करते हैं, एक त्रिभुज और बनाते हैं। ठीक। एक्स वाई जेड। अब वाई के पास हमने बनाया 90 डिग्री। ठीक है। हम अब की बार क्या कर रहे हैं कि यहां से देख रहे हैं। ठीक है। कहां देख रहे हैं? यहां से। ठीक। अब यहाँ जब हम चूंकि थीटा लिए तो हम अभी आपको बोले हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण अधिभुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और एक जो बच गया वो हो गया आधार। ठीक है। क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि एक त्रिभुज लेंगे, उसमें एक भुजा लंब हो रहेगा, एक कर्ण तो फिक्स है, बड़ा वाला भुजा कर्ण ही होगा, 90 डिग्री सामने वाला। थीटा के सामने लंब हो जाएगा, और बगैर थीटा के सामने वाला आधार हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं होगा कि इसी त्रिभुजवा में आधार लंब हो जाए और लंब आधार हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा। मान लिया जाए इसी त्रिभुज में कोई बच्चा बोले कि ना सर, हम तो जेड से देखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ना, जेड से अगर आप थीटा लेंगे तो आपके लिए एक्स वाई जो ये भुजा है वो लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो एक ही त्रिभुज में अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीका से सोच सकता है। और आपको मैथ भी ऐसा ही मिलेगा, एक ही त्रिभुज में कभी कहेगा कि थीटा एक्स के जगह पर है, तब आपको लंब वाई जेड को मानना पड़ेगा ये वाला। अगर बोलेगा कि थीटा जेड पे है, तब तो लंब आपको मानना पड़ेगा एक्स वाई को। ठीक है, इस भुजा को। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा। ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए हैं। लेकिन अपना चैप्टर का ये जो टॉपिक है ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब आप बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे पहले कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात है टोटल 6। ठीक है। तो पहले ना आप इसका नाम बोलना सीखिए। ठीक है। पहला बात करते हैं साइन। ठीक है, SINE, साइन। ठीक। दूसरा है कोसाइन, SINE। ठीक है। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। ठीक है। चौथा है कॉसेक,
कॉसेंट, कॉसेंट, ठीक है, कॉसेंट। और पांचवा है सेकेंड। छठा है कॉट, कॉटेंजेंट, ठीक है। ये रहा छह त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक। लेकिन ना, आप साइन को इतना लंबा नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट रूप लिखा गया। आप SINE नहीं लिखेंगे बल्कि SIN लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार कोसाइन के लिए आप लिखेंगे कॉस। उसी प्रकार टेंजेंट के लिए लिखेंगे आप केवल टेन। और कॉस, कॉसेंट, कॉसेकेंट के लिए आप लिखेंगे केवल कॉसेक, ठीक। उसी प्रकार सेकेंड के लिए आप लिखेंगे सेक। और वही कॉन्टेंजेंट के लिए आप लिखेंगे कॉट, ठीक है। तो ये है छह त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उम्मीद है अब ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात को आप जान गए। छह त्रिकोणमितीय अनुपात का लंबा नाम और शॉर्ट नाम भी आप जान गए। एक पॉइंट यहां से अलग करेंगे, ठीक है। फिर से अनुपात ही पढ़ रहे हैं हम, लेकिन इसको थोड़ा अलग पढ़िए। अब देखिए पहला सूत्र, इसमें जब लिखा गया पहली बार लम बटे कर्ण, ठीक, ध्यान रखिए आपको ऐसा ही पढ़ना है। अनुपात के मतलब क्या, बट्टा, ठीक है। तो अभी हम भुजाओं के बारे में त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर कोण के साथ इसका अंतर संबंध करेंगे, ठीक है। जब लिखा गया लम बटे कर्ण, अब भाई अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। तो जब लम बटे कर्ण लिखा गया तो इसे बोला गया साइन, ठीक है। जब लिखा गया इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, कर्ण बटे, एक मिनट, ठीक है। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, लम कर्ण बटे लंब, ठीक है। तब इसको बोला गया कॉसेक, ठीक है। तो साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है यहां, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे। जब लिखा गया, अच्छा लंब बटे कर्ण तो हो गया और कर्ण बटा लंब हो गया। अब लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो जब आधार बटे कर्ण लिखा गया तब इसे बोला गया कॉस, ठीक। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, कर्ण बटे आधार। तो जब कर्ण बटे आधार लिखा गया तब इसे बोला गया सेक, ठीक है। हम थीटा ना बोल रहे हैं अभी, ठीक है, थीटा बोलेंगे जब आगे बढ़ेंगे तब। आगे तीसरा पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉस का उल्टा सेक बनता है, क्योंकि कॉस बराबर आधार बटे जब कर्ण लिखा गया तो इसे बोला गया कॉस, ठीक। और जब कर्ण बटे आधार इसका उल्टा लिखा गया तब इसे बोला गया सेक। और क्या लिखा जा सकता है, अब लिखते हैं लम बटे आधार, ठीक है। जब लम बटे आधार लिखा गया तब इसे बोला गया टेन। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब आधार बटे लंब, ठीक है। और जब आधार बटे लंब लिखा गया तब इसे बोला गया कॉट, ठीक। अब हो गया टोटल छह त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले तो आपको बोलने आना चाहिए भाई, साइन। अगर आप साथ साथ यहां से अगर आप बोलना चाहते हैं, इन दोनों को हमेशा साथ बोलिएगा। साइन कॉसेक याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। साइन कॉसेक, कॉस सेक, टैन कॉट, ऐसे मिला के बोलिए, ठीक है। साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट। तो अगर आप साइन बराबर याद कर लिए हैं लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक आप नहीं भूलेंगे, उसका उल्टा कर देंगे कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो ये है टोटल छह त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सूत्र आप लगभग पढ़ लिए, ठीक है। अब आपको मैथ किस प्रकार बनाना है वहां पे हम आपको ले चलते हैं, ठीक। ये रहा आपके सामने मैथ, ठीक। अब एक मैथ कैसे बनता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से, वो हम आपको बनाकर दिखाते हैं।
और ये मैथ एनसीईआरटी का लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास किताब है ये वाला तो अच्छी बात है। उल्टा दिख रहा होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कीजिए। ठीक है, तो ये किताब आपके पास है तब तो ठीक है। ठीक, तो चलिए हम आपको इसका सवाल नंबर पहला बना के दिखाते हैं कि क्या कैसे बनेगा। ठीक है, सवाल है किसी त्रिभुज एबीसी, जब भी त्रिभुज दे तो आप कोशिश कीजिए कि चित्र बनाए। ठीक है, एक अच्छा विद्यार्थी मैथ को पढ़कर एक फिगर ड्रा करता है अपने दिमाग में, तो उसे कॉपी पर बनाने की कोशिश कीजिए। आपसे क्या होता है ना कि आप चीजों को बहुत जल्दी समझते हैं और उसे बना पाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी 90 डिग्री। अच्छा, ये बी जो है ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला ए है, ये वाला सी है। आप यहां भी ए लिख सकते हैं, वहां भी सी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। बी कंफर्म होना चाहिए भाई, एक कंफर्म होना चाहिए कि 90 डिग्री कहां पे। ठीक है, तो यहां से BC बराबर 7 दिया हुआ, ये रहा 7, और AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो जब आपको भुजा दिया रहे त्रिभुज में तो पहले आप कोशिश कीजिए कि तीनों भुजा निकाल लें। ठीक है, तो जैसे हम ये वाला बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे AC क्या अपने को पता है? नहीं पता। और AC है क्या? तो AC कर्ण है, और कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। हम सूत्र नहीं लिखेंगे, आप चोरी कर सकते हैं, अलावा आप जो नोट्स अभी बनाए हैं वहां पे आप पीछे देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और लंब आधार हम किसे भी मान सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर आप सब जानते ही हैं 576 होता है, और 7 का 49 होता है। ठीक है, करते हैं इसको और आगे ले जाए। 9 छो 15 के 5 हाथ में रहा एक, और 7 4 11, एक 12 के 2, और 5 1 6। तो ये हो गया 625, और 625 होता है 25 का वर्ग। ठीक है, तो मतलब AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हो गया डील। अब आते हैं सवाल नंबर पहला पे। अब ठीक, सवाल नंबर पहला है साइन ए। क्या है साइन ए? तो पहले तो हमें ये बताओ कि हम साइन बराबर क्या जानते हैं, ए को छोड़ दीजिए। ठीक है, हम साइन बराबर क्या जानते हैं? तो आप चोरी कर सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम साइन बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक, हम साइन बराबर यही जानते हैं, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब बोलेंगे साइन ए। ए बोलने का मतलब है कि ए बोलने का मतलब है कि वो थीटा कहां ले रहा है? ए के पास। ठीक है, इसका मतलब अगर साइन ए बोला है तो यहां से लंब कौन होगा? तो लंब हो जाएगा BC। ठीक, कर्ण को तो बदलना है नहीं, AC। अब BC का मान कितना है? 7, और AC का मान कितना है? 25। मतलब साइन ए बराबर हो जाएगा 7/25। कोई बात नहीं, दूसरा समझते हैं। कॉस ए। ठीक, ठीक है, कॉस ए हो गया। ए को हटाइए अभी, हम कॉस बराबर हम क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण। ठीक, हम जानते हैं कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। लेकिन बोला है कॉस ए, इसका मतलब थीटा जो है यहां लिया गया है। कॉस ए बोलने का मतलब थीटा यहां है। जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात में ABC लगा रहा है, जैसे tan A, cos A, cot A, इसका मतलब ए जो है वह ए के पास थीटा ले रहा है। समझ में आई बात? cos A इसका मतलब थीटा यहां है, तो थीटा के सामने वाला लंब ये वाला हो गया BC। इसका मतलब आधार कौन हुआ? AB, तो आधार हो गया AB। ठीक, क्योंकि बोला है cos A, तो A के सामने मतलब लंब हो गया, तो एगो जो भुजवा बच गया वो आधार हुआ होगा। तो AB बटे कर्ण तो बदलना नहीं है, AC। यहां पर हो जाएगा AB के मान 24/25। ठीक, ये रहा। इसी में दो मैथ है। अब आते हैं दूसरा पे। दूसरा में पहला है साइन C। साइन C है, C को हटाइए अभी। हम साइन बराबर क्या जानते हैं? हम साइन बराबर जानते हैं लंब बटे
कर्ण। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक जगह साइन ए, यहां आप देखेंगे सवाल में साइन ए है, साइन सी है, तो दोनों साइन है तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? ऐसा नहीं होगा, थीटा मान को बदल देगा। ठीक है, देखते हैं। साइन सी, साइन सी के मतलब अब थीटा कहां से लिया गया है? यहां से। साइन सी बोलने का मतलब चीजें सी से देखी जा रही है। इसका मतलब थीटा जो हुआ, मतलब हमारा जो कोण बन रहा है वह सी के पास है, तो सी के सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब। मतलब इस बार लंब हो गया कौन? ए बी। ठीक है। अगर आपको कुछ पेचीदा लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि आप वो विद्यार्थी हैं जो आप अपनी माइंड को शांत नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना भी जटिल नहीं बताया जा रहा है कि आप चीजों को नहीं समझे। ठीक है। तो अब साइन सी, तो सी यहां से देखा गया तो लंब हो गया ए बी। कर्ण का बदलना है नहीं, तो ये रहेगा ए सी। मतलब ए बी कितना है जी? 24। और ए सी कितना है? 25। तो ये रहा साइन सी। अब एक और है कॉस सी। ठीक। कॉस सी का मतलब हुआ कि थीटा यहां से देखा जा रहा है। हम क्या जानते हैं कॉस बराबर? तो हम कॉस बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक। अब इसमें ढूंढेंगे कि आधार कौन है? कॉस सी बोला है ने, मतलब यहां से चीजें देख रहे हैं सी से, तो इसका मतलब थीटा हुआ सी, और सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात में लगा रहेगा, जैसे कॉस सी, तो आप सी से देखेंगे, और सी के सामने वाली लंब हो जाएगा, हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है। जैसे यहाँ था साइन ए, तो ए से देखे थे तो बीसी लंब हो गया था। ठीक है। तो कॉस सी, तो सी के सामने वाली भुजा यहाँ है ए बी, तो ये भी तो हो गया लंब। इसका मतलब अगर ये लंब है और कर्ण तो बदलना है नहीं, इसका मतलब बीसी आधार है, तो यहाँ लिखेंगे बीसी। कर्ण का बदलना है नहीं, एसी। मतलब ये कि बीसी हो गया 7/25। ये रहा अपना उत्तर। तो ये है सवाल नंबर पहला। ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझे होंगे। ठीक। आगे और भी सवाल है, उसे बनाते हैं। ठीक। ये रहा सवाल। ठीक। ये सवाल नंबर दूसरा है, किताब का ही सवाल है। दिया हुआ आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र दिया हुआ है, तो क्या चित्र में सभी भुजा दिया हुआ है? ये देख लेते हैं। चलिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण दिया हुआ है। ठीक है। एक बचा हुआ है क्यू आर, तो क्यू आर या तो लंब होगा या तो आधार होगा, और लंब और आधार भाई कर्ण का स्क्वायर करके आधार का स्क्वायर घटा दिया जाता है, या लंब का स्क्वायर घटा दिया जाता है। तो अगर हम हल करना चाहें यहाँ, तो हम पहले निकालेंगे जो दिया है उसे, आप हम लिख सकते हैं कि पी आर दिया हुआ है तो लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि चित्र अपने सामने है। ठीक। तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्यू आर। ठीक। क्यू आर या तो लंब है या तो आधार है, और यह निकाला जाता है, तो इसको हम लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर, यानी पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। ठीक। केवल इसे निकालने के लिए जोड़ा जाता है। अगर आप पाइथागोरस सूत्र को ठीक ठीक पढ़े हैं, या आठवां नौवां अगर बढ़िया से करते आए, तो ये वाली बात आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। मतलब ये 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर 144। जब इसको घटाएंगे तो आपको सामने कुछ प्राप्त होगा 25, और ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। मतलब क्यू आर आ गया भैया 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो पूछा सो बता देंगे। सवाल है, अब बोला है tan p माइनस कॉट आर। ठीक है। tan p, हम पहले जानते हैं tan बराबर, कि tan बराबर क्या होता है? तो हम जानते हैं tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है ना? माइनस कॉट बराबर हम क्या जानते हैं? तो कॉट बराबर जानते हैं आधार बटे लंब। ठीक। अभी हम आपको लिख के बता रहे हैं, फिर हम आपको लिखकर नहीं बताएं। ठीक। यहां पे ध्यान दीजिए, यहाँ tan p है,
पी है इसका मतलब यहां से देखा जा रहा है, और इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब। मतलब tan पी के लिए लंब है क्यू आर, और जब क्यू आर लंब है इसका मतलब है कि पी क्यू आधार होगा। ठीक, माइनस, तुम लोग ये पी आर को तो नहीं ना है, जैसे हम यहाँ पी को बोले कि थीटा यहाँ लिया गया है, tan पी लिखा गया है, इसका मतलब थीटा यहाँ है। इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, क्योंकि ऐसा ही होता है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो एक भुजा जो बच गई ये हो गया आधार। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसको आधार क्यों नहीं बोला गया। तो बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आगे बात करते हैं। कॉट आर, कॉट बराबर अपने को पहले से पता था, आधार बटे लंब। अब कॉट आर बोला है, इसका मतलब थीटा कहाँ से लिया गया है, यहाँ से। कॉट आर बोलने का मतलब, जब थीटा यहाँ, इसका मतलब लंब कौन है, लंब है ये वाला 12 सेंटीमीटर। लेकिन कॉट में तो लंब की आवश्यकता है नहीं, हमें चाहिए पहले आधार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉट आर है यहाँ, आर यहाँ से देखा गया, इसका मतलब ये जो 12 सेंटीमीटर ये लंब है, तो आधार कौन हुआ, तो आधार हुआ क्यू आर। ठीक, और लंब कौन हो गया, तो लंब तो पी क्यू होगा, क्योंकि आर के सामने वही है, पी क्यू। तो अगर आप देख पा रहे हैं क्यू आर का वैल्यू है 12, और पी पी क्यू का वैल्यू है 12, और क्यू आर का वैल्यू है, एक मिनट उल्टा लिख दिए हैं, मान हमने सही नहीं लिखा है। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू है 5, ठीक, और पी क्यू का वैल्यू है 12 माइनस, फिर से वही बात लिखा हुआ है 12। तो ये दोनों तो सेम सेम है, घट के आ जाएगा 0। यही हो जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, तो एक बार हम उत्तर देख लेते हैं क्या सही है या गलत है। ठीक है, तो ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आगे का मैथ भी आप सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, और नहीं तो आपको आगे सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।